Hello everyone. Friends, welcoming you all in my page Learn Homeopathy with Dr. Jyoti Tiwari. आज का मेरा टॉपिक है चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड होम्योपैथी। बच्चों के जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो किस किस तरह का होता है, किस तरह से बच्चे बिहेव करते हैं और उनको होम्योपैथी के द्वारा किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं पेरेंट्स के थ्रू कि बच्चों के बिहेवियर के बारे में और उनको किस तरह से मैनेज करें उसके बारे में आप बात करें। सो आज मेरा टॉपिक आप सभी के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने ये क्वेरी की थी। बच्चों का जो बिहेवियर है इस समय देखा जा रहा है, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं। एक जो एरा होता था, हमारा टाइम होता था या हमारे पेरेंट जो बात करते हैं, हम अपने टाइम की बात करते हैं, तो धीरे धीरे जैसा जैसा चेंजेस आते जा रहे हैं तो बच्चों के जो मेंटल एक्टिविटी हैं या कहीं फिज़िकल एक्टिविटी हैं वो बहुत फास्ट हुई हैं, दे आर एक्टिव। अब वहाँ पे कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, कुछ डिसऑर्डर्स में जा रहे हैं, कुछ मिसबिहेवियर्स में जा रहे हैं और किस किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी सराउंडिंग में हमारे साथ होता है। हर पेरेंट को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो भी लर्न कर रहा है, जो भी बिहेव कर रहा है, वो हमारे द्वारा ही दी गई शिक्षा या फिर हमारे द्वारा ही उसे मिला हुआ ज्ञान है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सिखाते हैं कुछ भी मिसबिहेव करने के लिए या जो भी बिहेवियर वो कर रहे हैं, बट बच्चा जो भी बिहेव कर रहा है कहीं ना कहीं वो अपने सराउंडिंग में वो चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, उसको ही कर रहा है। और अगर वो उसके अलावा कुछ कर रहा है अदर देन, अगर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आपका बच्चा एक ऐसे बिहेवियर को ला रहा है, बॉसी नेचर हो रहा है, बात ही नहीं मानता है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, राइट, स्टूबॉर्न है, जिद बहुत ज़्यादा करता है, अपनी चलाता है, इस तरह के बहुत सारे बातें निकल कर सामने आ रही हैं बच्चों के बिहेवियर्स को लेके। मोबाइल के लिए जिद करना या कभी कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करना जो पेरेंट नहीं कर सकते, समय से पहले डिमांड करना, ये सारी चीज़ें बच्चों की निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमें किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर मेडिकेशन मैं पहले अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, हर पेरेंट के लिए आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपना बिहेवियर अपने बच्चे के साथ एक सरफेस पर सही तरीके से बैठाना होगा, जिसे बोलते हैं तालमेल बिठाना। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं या फिर इस तरह से बिहेव करते हैं कि पेरेंट इरिटेट हो जाते हैं, राइट। हम उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते और बच्चों को ज़्यादा डांट देना या उन्हें समय ना देना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स सारे वर्किंग हैं, सब अपना अपना 8-8 घंटे का ड्यूटी, वर्किंग आवर्स, सारी चीज़ें होती हैं, तो आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ट्रीटमेंट का जो पार्ट है कि आप अपने बच्चे को टाइम दें, उससे जानना चाहें, उन्हें समझें, उन्हें सुने क्या कहना चाहता है। स्कूल से आने के बाद आधे घंटे का टॉक करें, उनसे बात करें। जब वो खाना खाने बैठे तो आपको उनके साथ बैठना है, राइट। अब बात करते हैं बच्चों के बिहेवियर्स की कि बच्चा बॉसी बिहेवियर कर रहा है तो फिर वहाँ आप एज अ होम्योपैथ आप क्या करते हो। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा स्कूल में बहुत बॉसी बिहेवियर करता है, सारे बच्चों को दबाने की कोशिश करता है या अपनी चलाता है। उनके फ्रेंड्स ने ऐसा कंप्लेन किया या उनके टीचर्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा आपका जो बच्चा है वो सिर्फ अपनी चलाता है, ही इज़ बॉसी इन नेचर। तो वहाँ पे एज अ होम्योपैथ हमारा क्या योगदान होगा या कौन सी ऐसी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कहना चाहूँगी होम्योपैथी में कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। हम कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते कि बॉसी वर्ड आपने बोला और हमने मेडिसिन दिया, राइट। हमारे लिए बच्चे का केस टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम जब बच्चे से कन्वर्सेशन करते हैं, उसके लुकअप को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो एक सिमिलर इंडिविजुअल रेमेडी निकल के आती है, वहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। बट टुडे आई विल डिस्कस सम मेडिसिन क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट है कि आप मेडिसिन डिस्कस करें, सो आई विल डेफिनेटली डिस्कस सम मेडिसिन। बट उन मेडिसिन का सिलेक्शन सिर्फ इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे होता है, पर्सन की पहचान पे। अगर वो रेमेडी उस बंदे की है तो ही उसको प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है, राइट। और वो निकलता है केस टेकिंग के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से। सो फर्स्ट रेमेडी आई एम गोइंग टू डिस्कस एपिस मैलेफिका, राइट। एपिस मैलेफिका का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट।
उसकी सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, बहुत एक्टिव होगा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाला बच्चा होता है। इन सब के साथ साथ उसको आगे चल के आप देखेंगे वो बॉसी नेचर का हो जाता है, अपनी ही अपनी चलाने लगता है। टीचर्स, फ्रेंड्स, उसके साथ जो क्लासमेट्स हैं वो कंप्लेन करने लगते हैं कि अपनी ही अपनी चलाता है, राइट। वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और उसकी अगर हम कंप्लेन देखते हैं तो जैसा कि आप देखिए हनी बी है ये, तो वहाँ पे आपको देखेंगे बच्चे को एलर्जिक कंडीशंस होंगी, लाइक बार बार आर्टिकेरिया का होना, रेड हॉट जो रैशेस होते हैं बॉडी में, इस तरह से एलर्जिक एक्जिमा या आर्टिकेरिया होता है बच्चों को। वहाँ पर हम एपिस मेलिफिका का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, राइट। इसी तरह से सिमिलरली अगर बात करें हाइपर एक्टिव बच्चों की, बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हैं जैसा ADHD में देखा गया है, तो वहाँ पर हमारे पास कई सारी रेमेडी हैं, बट आज डिस्कस करते हैं ट्यूबरकुलिनम। फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलिनम का जो बच्चा होगा वो लीन थीन, दुबला पतला, एकदम ट्यूबरकुलर चाइल्ड होगा, नैरो चेस्ट होगा उसका, एंड ही विल बी वेरी ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। और अगर बिहेवियर की बात करें, आई हैव नोटेड डाउन समथिंग कि कुछ मिस ना कर पाऊँ मैं, तो अगर बिहेवियर की बात करते हैं तो ट्यूबरकुलिनम का जो बच्चा होता है बहुत रेस्टलेस रहता है, ठीक है। एक दुबला पतला बच्चा जो बहुत ही रेस्टलेस है, ऑलवेज रेडी टू गो, मतलब उसको कहीं ना कहीं जाना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, मुझे जाना है, मुझे ऐसा करना है, इस तरह का बिहेवियर होता है, राइट। वो उसके साथ साथ उसको कुछ फियर्स भी होते हैं, उसको डार्क, अंधेरे से डर लगता है, डॉग से डरता है, वो थंडर स्टॉर्म से, बिजली कड़कती है तो उससे बहुत डर लगता है उसको, राइट। तो इस तरह से ट्यूबरकुलिनम का चाइल्ड होता है, एंड ही विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, डिस्ट्रक्टिव, हमेशा नुकसान ही करता रहता है, तोड़ देगा, फोड़ देगा, इस तरह के नेचर वाला बच्चा ट्यूबरकुलिनम का होता है। तो अगर इस तरह का चाइल्ड हमें मिलता है, वहाँ पर हम ट्यूबरकुलिनम का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। फिर बात करते हैं लाइकोपोडियम की। फेमस रेमेडी है, बहुत सारे प्रिस्क्राइबर होम्योपैथ्स इसका यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। लाइकोपोडियम का चाइल्ड भी बॉसी और डिक्टेटोरियल नेचर का होता है, एंड रीज़न बिहाइंड दैट कि जो बच्चा होता है बहुत ही एक्टिव बच्चा होता है, इंटेलेक्चुअली कीन होता है, जिसको बोलते हैं माइंडेड होता है, वेल प्लान्ड होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में करता है, एंड ऐसा देखा गया है कि बच्चा स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा होता है, राइट। एंड उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलता है, इसको ज़रूर ध्यान रखें, भूलने का नहीं है इसको। इस लाइकोपोडियम के बच्चे का नेचर होता है, उसकी जो अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी होती है, बाहर के लोग होते हैं, उससे उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैनर में बात करेगा, बहुत ही अच्छा चाइल्ड जिसको बोला जाएगा। बाहर आप बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा चाइल्ड उसको बोलते हैं, बट घर में आते ही वो आपकी बात नहीं मानेगा, पेरेंट बोलते हैं वो हमारी बिल्कुल बात नहीं मानता, डिक्टेटोरियल होता है, सिर्फ अपनी ही अपनी चलाने लगता है, बॉसी नेचर का होता है, राइट। तो यहाँ पे ये डिफरेंस मिलने, आप अगर बाहर जाएंगे स्कूल में बात करेंगे कि मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, तो सब बोलेंगे बहुत अच्छा है, लाइकोपोडियम का बच्चा बहुत अच्छा है, बट घर में आप देखेंगे आपकी बात नहीं मानता, अपनी ही अपनी चलाता है। सो दिस इज़ लाइकोपोडियम, राइट। इसी तरह स्टेफिस एग्रिया के बच्चे की बात करते हैं फ्रेंड्स। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये बच्चे घर में और स्कूल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट बच्चे मिलते हैं। स्टेफिस एग्रिया का बच्चा बहुत माइल्ड, वेल नेचर्ड होता है, गुड विल वाला बच्चा होता है, बहुत एक्टिव होता है, अपनी स्टडीज़ में अपनी चीज़ों को लेके ऑर्गेनाइज्ड होता है, बहुत हेल्पफुल नेचर का होता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब उसे दबाया जाता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या इस तरह से हुआ कि उसको बहुत डोमिनेशन झेलना पड़ा, तो उसका गुस्सा जब दबता जाता है या उसको कई बार इंडिग्नेशन फील होता है, अपमान फील होता है, राइट। आप देखेंगे उसके मोस्टली वो बच्चा होगा, अगर आपके पास आएगा, आप उससे बात करेंगे या मैं बात करती हूँ ऐसे बच्चों से, तो वो निकल के आएगा कि दिस इज़ नॉट फेयर, मेरे साथ ये सही नहीं हुआ, ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट। पेरेंट्स से, अपने टीचर से, या फिर अगर डॉक्टर के पास आता है तो वो बच्चा बोलेगा कि दिस इज़ नॉट राइट और मेरे साथ सही नहीं हुआ है, और उसका जो एंगर है वो सप्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे स्टेफिस एग्रिया का भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ओके। इसके बाद अपने पास कई सारी ऐसी रेमेडी हैं। सिलिका एक अच्छी रेमेडी है। उसके अगर सिम्टम्स देखें फ्रेंड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम कई बार जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं कंप्लेन करते हैं फियर ऑफ फेलियर की, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, इस तरह का डर रहता है उनको। इतना ज़्यादा एंटीसिपेशन होने लगता है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है ऐसे बच्चे को कि उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा।
अगर इसके अदर दिन देखें तो बच्चा वेल प्रिपेयर्ड होता है, पूरी एग्ज़ाम की उसकी प्रिपरेशन हो गई होती है, लेकिन उसको एंड में इस तरह से फेलियर का फियर होने लगता है। और उसकी वजह से जो बच्चा है वो एकदम एंजियस रहेगा, टिमिड इन नेचर होगा, ओके, हमेशा एंजाइटी में रहता है और अपने क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीज़ों को, शाय नेचर का होता है बच्चा। तो इस तरह के बच्चे जब हमें दिखते हैं तो वहाँ पे हम सिलिका का यूज़ करते हैं। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी स्लिम ट्रिम बच्चा होगा, बहुत स्लिम, बहुत वीक बच्चा आपको दिखेगा, राइट। एंड इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, 2 रेमेडी हैं जो मुझे एंटीसिपेशन में मोस्टली मैं बच्चों को प्रिस्क्राइब करती हूँ। जैल्सीमियम के बच्चे की बात करते हैं। जैल्सीमियम का बच्चा भी इंटेलेक्चुअली बहुत कीन होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, फुल प्रिपेयर्ड होता है, पहले से ही उसकी सारी प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम्स की, और एग्ज़ाम तक वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में अपीयर होने जाता है, जैसे ही जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है भूल गया, पूरी बॉडी ऐसा लगेगी पैरालिसिस हो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। और साथ में उसकी टमी में ऐसा लगेगा एसिडिटी फॉर्म हो रही है, मुझे मोशन आ रहे हैं। दिस इज़ जैल्सीमिया, पैरालिसिस फीलिंग, बॉडी में अब कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, कई बार ट्रेम्बलिंग मिलने लगेगी। सो दिस इज़ जैल्सीमिया। अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम का बच्चा भी सिमिलरली एंटीसिपेशन होता है, उसको तो पहले से ही, अगर आपने बता दिया एग्ज़ाम होने वाला, उसको पता है एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो उसको एंटीसिपेशन होने लगेगा। डेट एग्ज़ाम की अगर आ गई है तो पहले प्रिपरेशन तो दूर, वो उसको एंटीसिपेशन पहले होने लगेगी, एंजाइटी, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, और उसे डायरिया होने लग जाएगा। ग्रेट फ्लैचुलेंस, इतना ज़्यादा फ्लैचुलेंस गैस बनेगी, गुड़गुड़ की आवाज़, रैम्बलिंग जिसे बोलते हैं, आवाज़ आने लगेगी, एंड उसे डायरिया होने लगे, कई बार वो मोशन जाएगा, राइट। और अगर एग्ज़ाम आ गया है तो रात भर पता चला मोशन ही जाता रह गया मैं तो, और उसे स्वीट की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, राइट। सो दीज आर फ्यू रेमेडीज़ जिनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है बच्चों की एंजाइटी को लेके, उनके बिहेवियर्स को लेके। वी हैव मैनी मोर रेमेडीज़, हमारे पास सल्फ़र एक बहुत अच्छी रेमेडी है, टेरेंट्यूला है, कार्सिनोसिन है, जिन्हें अपने प्रिस्क्रिप्शन में हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथ्स। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रंस बिहेवियर। फ्रेंड्स, एक शॉर्ट वीडियो होता है, उसमें इतना अपन डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट अगर इस तरह की कोई भी हाइपर डिसऑर्डर्स या एक्टिविटीज़ बच्चों में हैं तो आप होम्योपैथी मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन करें और होम्योपैथिक मेडिसिन लें, और देखें किस तरह से आपके बच्चों में बदलाव आता है और कितना अच्छा डेवलपमेंट होता है। थैंक यू सो मच।